टेस्ट हब एडू पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के टेस्ट नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एज यूजुअल मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में अलग से डला हुआ है। आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। हम अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, जहां से हमारा करंट सेगमेंट शुरू होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ BVR सुब्रमण्यम बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और प्रवीण सिन्हा ये CBI के विशेष डायरेक्टर हैं। CBI के विशेष डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सिन्हा। तो हमारा आंसर है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 किन दो देशों से संबंधित है? बराक 8 का संबंध जो है वो भारत और इजराइल से है। भारत की DRDO और इजराइल की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ने मिलकर ये सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, चेनानी नासरी सुरंग का नाम किसके नाम पर बदला गया है? आपको पता होगा चेनानी नासरी सुरंग जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन UNDP की सद्भावना दूत बनी है? तो UNDP की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में जो आपको सौम्या स्वामीनाथन दिख रही हैं, ये WHO की विशेष वैज्ञानिक हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मुख्य वैज्ञानिक हैं ये सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया ये UN वुमेन की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशन की जो वुमेन स्पेसिफिक शाखा है UN वुमेन, उसकी कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अनीता भाटिया। तो UNDP की सद्भावना दूत का हमारा आंसर है पद्मा लक्ष्मी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की शूटिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी? ये आपको पता है, ये हमारे देश की मूवी है द एलिफेंट विस्परर्स। और ये एलिफेंट्स के जो हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, यानी जो हाथियों का हमने आवाज़ जो है वो छीन लिया है, मानव और हाथियों में जो संघर्ष हो रहा है उस पर बेस्ड ये शॉर्ट फिल्म है। और इसकी शूटिंग जो है वो हुई थी तमिलनाडु के मुद्दुमलाई में, यानी ऑप्शन सी। बाकी रानीपुर, ये रानीपुर है UP के बुंदेलखंड में। कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, श्योपुर में। और बांदीपुर जो आपको पता ही है ये कर्नाटक में है। तो बहरहाल जो शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है मुदुमलाई में, ऑप्शन सी। और मुदुमलाई है कहाँ? मुदुमलाई है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए, इस बार जो ऑस्कर पुरस्कार का वितरण हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये इसकी खास बात यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस में इसकी शूटिंग हुई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस में इसकी शूटिंग हुई है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये भी कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे द वेल, ऑप्शन ए में जो द वेल दिया हुआ है, इसमें इस मूवी के लिए 2023 ऑस्कर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कौन है वो एक्टर? वो एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रेंडन फ्रेजर। इनकी मूवी का नाम था द वेल और इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर का 2023। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये इस मूवी को 2023 का बाफ्टा अवार्ड मिला है। बाफ्टा जो ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड है, बाफ्टा, वो मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और कोडा, ऑप्शन डी जो दिख रहा है आपको कोडा, ये इसको 2022 का ऑस्कर मिला था, 2022। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नासा के साइकी मिशन का उद्देश्य क्या है? नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है साइकी। ये एक्चुअली जो मिशन है वो एक गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाना है। तो गोल्डन क्षुद्र ग्रह कहते हैं किसको है? तो देखिए, एक क्षुद्र ग्रह है वो जुपिटर के बेल्ट में घूम रहा है। आपको पता है कि मार्स और जुपिटर इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। उसी में से एक क्षुद्र ग्रह का नाम है P16 साइकी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पे ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं इस क्षुद्र ग्रह पे कि अगर ये इसको एक्सप्लोर कर लिया जाता है तो धरती का एक एक इंसान अरबपति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। और इसी बात को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? इसी ग्रह क्षुद्र ग्रह के नाम पे साइकी रख दिया गया है, यानी कि ये गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए मिशन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू ड्यूक क्या है? देखिए, ब्लू ड्यूक एक तितली की प्रजाति है और इसकी खासियत ये है कि सिक्किम ने, हमारा जो स्टेट है सिक्किम, इसने इसको राज्य तितली का दर्जा दिया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, तितली की प्रजाति है ब्लू ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से आपको सही कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, केरल का पोचमपल्ली गांव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केरल की जगह पे पोचमपल्ली तेलंगाना का गांव है। तो अगर स्टेटमेंट ये होता कि तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है तो ये सही हो जाता। ऑप्शन बी है, भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो तमिलनाडु में जारी होगा। स्टेटमेंट सी भी देख लेते हैं। कलकत्ता चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कलकत्ता नहीं है, वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का जो चिड़ियाघर है उसको देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और आपको बताते चलें कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर का जो नाम है वो सरोजनी नायडू की जो बेटी हैं या थी, पद्मजा नायडू, पद्मजा नायडू के नाम पर इस चिड़ियाघर का नामकरण किया गया है। तो पूरा नाम है पद्मजा नायडू चिड़ियाघर और ये दार्जिलिंग में है और इसी को क्या किया गया है? देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो हमने देखा कि हमारे ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? तो देखिए, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खुला है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, खंजर युद्धाभ्यास भारत एवं किस अन्य देश का युद्धाभ्यास है? तो खंजर जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान का युद्धाभ्यास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 126। ये जो ऑप्शन 136 दे दिया गया है ये 2022 में भारत की रैंक थी वर्ल्ड हैप्पीनेस में, और फिलहाल की कितनी है? वो है 126। और पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है फिनलैंड की। साथ ही आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि SDSN, UNSDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। यही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसको जारी करता है और इस बार भारत की रैंकिंग है 126। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विनिमय दर के मामले में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है? देखिए, विनिमय दर के मामले में भारत की जो रैंक है वो 5वीं है और विनिमय दर बोलते हैं एक्सचेंज रेट, यानी कि $1 में कितने रुपए आ जाएंगे, यही है मोटा मोटी विनिमय दर का मतलब। तो उस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था की रैंक क्या है? वो है 5वीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितना है? देखिए, भारत का जो कुल प्रजनन दर है वो अभी घट के 2.1 हो गया है, जो कि बहुत राहत की बात है। प्रजनन दर से मतलब है
कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, कितने बच्चों को जन्म दे रही है। सबसे आइडियल कंडीशन है, जैसा कि आपको पता है कि पूरा विश्व इस समय जनसंख्या के बढ़ते बोझ से कराह रहा है, तो सबसे आइडियल जो होगा प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, वो हो जाएगा 2। इस 2 का मतलब है कि 2 कपल यानी एक मेल और एक फीमेल ने मिलकर सिर्फ अपने आप को प्रतिस्थापित किया है इस दुनिया से, मतलब ये चले जाएंगे और इनकी जगह पे 2 लोग नए आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि देश और दुनिया पर जनसंख्या का दबाव नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या सिर्फ प्रतिस्थापित होती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 2 से एक्सीड होता है, इसका मतलब है कि आप संसाधनों पर एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए बेहतर नारा है हम दो हमारे दो। तो फिलहाल के लिए हमारी जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है उसके अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है TFR, वो है 2.1, जो कि थोड़े राहत की बात है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ से मिशन लाइफ की शुरुआत की? ये देखिए, मिशन लाइफ जो है ये एक्चुअली COP जो 26 हुआ था, इसमें पर्यावरण के संरक्षण हेतु हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ कमिटमेंट की है और इसकी शुरुआत उन्होंने की है गुजरात में केवड़िया से, ऑप्शन बी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिशन लाइफ का मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य है बिहार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो जिरकोन मिसाइल का संबंध रसिया से है, यानी रूस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? इसमें कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, ये तीनों को केमिस्ट्री का इस बार का नोबेल मिला है। और कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस ये दोनों USA के हैं और मोर्टन मेल्डल जो है ये डेनमार्क। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी एनी एरोनॉक्स, इनको साहित्य का नोबेल मिला है, साहित्य का नोबेल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पराक्रम दिवस 23 जनवरी का संबंध किससे है? तो देखिए, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही क्वार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो क्वार जल विद्युत जो परियोजना है इसका संबंध है चिनाब नदी से, ऑप्शन ए। और इसके साथ ही साथ एक और जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है रतले। तो ये दोनों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं क्वार एवं रतले, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है चिनाब नदी से, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? देखिए, अंटार्कटिक संधि जो है ये मेनली अनुसंधान, जो अंटार्कटिका पर जो अनुसंधान होते हैं उनसे रिलेटेड है। और साथ ही साथ इसका एक और मोटिव है, और वो मोटिव ये है कि अंटार्कटिका के जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी वहाँ पे जीव रह रहे हैं उनका क्या हो, उनका संरक्षण भी होना चाहिए। जैसे, तो इसके लिए बहुत सारे कन्वेंशन लाए गए हैं अभी समय, जिसको बोलते हैं जैसे सील कन्वेंशन, इसके अलावा पर्यावरण कन्वेंशन, ठीक है। इस तरह के कन्वेंशंस हैं इनके संरक्षण के लिए, और ये सारे किसके एम्बिट में आते हैं? अंटार्कटिक संधि के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? तो इसमें दिए हुए ऑप्शंस में सभी के सभी देश, यानी कि रूस भी, यूक्रेन भी, भारत भी और ऑस्ट्रेलिया भी, ये सारे क्या हैं? अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं। इसके अलावा USA है, फ्रांस है, जापान है, नॉर्वे है, ऐसे करके टोटल 54 सदस्य देश हैं अंटार्कटिक संधि के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो ये वैश्विक सुरक्षा पहल को चीन ने प्रस्तावित किया है, क्योंकि क्वाड और I2U2 जैसी भारत की जो संगठन है उनसे क्या है? चीन बौखला गया है। तो चीन ने एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव दिया है
और इनका कहना है कि भाई साहब हम लोगों के पड़ोसियों में क्या होना चाहिए, यानी एक देश को दूसरे देश की सीमाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये कहना है चीन का। तो ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा गए और बिल्ली हज को चली, तो वही वाली कहानी है चीन की। खैर, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, चीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है? देखिए, मिशन वात्सल्य जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसका मतलब है प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव, दक्षिण एशियाई महिला फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया? यह किया गया है पटना में, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। अब हम साइंस सेगमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या है? समेशन है। तो इन दोनों के बीच में इसने रिलेशन पूछा है, और ये रिलेशन कौन सा होगा? रिलेशन नहीं पूछा, इसने पूछा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या लिखना है? देखिए, मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है Z प्लस n, यानी Z क्या है? Z हमारा है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Z प्लस n क्या हो जाएगा? मास नंबर। और ये आपसे पूछा जा रहा है n, तो Z को उधर से ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि m माइनस Z, यही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, m माइनस Z। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? और यहाँ पे ये 1.5 नहीं है, ये 1s2 है, 1s2। ये 1, जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है वो एक्चुअली s है, s। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1s2, ऑप्शन बी में है 1s2, 2s2, 2p6, 2d10 और 3s2। खैर, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, 1s2 जो है ये आपको पता है, ये हीलियम का कन्फिग्रेशन है, हीलियम का। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। रीजन इसका ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें हमको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के रूल को फॉलो करना पड़ता है, और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है क्या, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबसे पहले भरेंगे। तो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ये लोवेस्ट एनर्जी के फॉर्म में ही है। तो हम यहाँ पे एक तीर का निशान देंगे, और वो तीर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वही फॉर्म होगा ऑर्बिटल के भरने का, यानी उसी क्रम में ऑर्बिटल को भरा जाएगा। तो देखिए, सबसे कम एनर्जी होती है 1s2 की, इस तरीके। तो सबसे पहले कौन भरेगा? 1s2 भरेगा, उसके बाद भरेगा 2s2, उसके बाद 2p6 भरेगा, उसके बाद फिर 3s2 भरेगा, फिर 3p6, उसके बाद 4s2, फिर 3d10 भरेगा, उसके बाद 4p6 भरेगा, फिर 5s2 भरेगा। यही क्रम होता है इलेक्ट्रॉन्स के भरने का अपने ऑर्बिटल में। और ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये प्रिंसिपल दिया था ऑफ-बाउ ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 को अटेम्प्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में 1s2 ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसमें है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हमने अभी जो बात कही वो उसके हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें क्लासिकल मिस्टेक है, क्योंकि इसने 1s2 भरा है, उसके बाद 2s2 भर दिया, ये भी सही है, फिर इसने
2p6 भर दिया, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद इसको 2d10 नहीं भरना था, इसके बाद इसको भरना है 3s2 के 2p6 के बाद ये भरेगा 3s2, 3s2 के बाद ये भरेगा 3p6, 3p6 के बाद 4s2 और 4s2 के बाद 3d2 लास्ट में, या फिर जो भी बचा d में 10 रह सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। और अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1s2 क्या है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। साथ ही ऑप्शन सी जो है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 6 1 7 7 2 9 9 2 11, 11 सोडियम का होता है, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें 2 2 4 6 4 10 10 10 20 और 2 22, 22 जो है आपको पता है वो टाइटेनियम का है एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम। तो ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश हो रही थी लेकिन गलत है। तो सही क्या होगा? सही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और लास्ट में 3d2। यही क्रम है टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फोटोन की ऊर्जा यानी E और संवेग यानी कि मोमेंटम P तथा वेग यानी वेलोसिटी में सही संबंध क्या है? तो देखिए आपको पता है आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन है E=mc², और साथ ही आपको ये पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इस इक्वेशन में हम mc की जगह पे p लिख देते हैं, तो E=p×c ये हो जाएगा। अब गिवन सेट से हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, क्योंकि सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो E=pc आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी जो है यानी D2O, जो हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, उसके साथ मिलकर जो पानी बनता है उसको भारी पानी कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टरों में ये विमंदक और प्रशीतक यानी कूलेंट दोनों की तरह यूज होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? तो अति प्राचीन जो चट्टानें हैं उनके निर्धारण में पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यानी पोटेशियम आर्गन। एक्चुअली क्या है कि पोटेशियम आर्गन जो मेथड है ये चट्टानों के बनने की उम्र भी बता देता है, यानी चट्टानें कब बनी थी, ये इसकी खासियत है। यूरेनियम डेटिंग भी जो है कमोबेश इसी क्रम में यूज होती है, लेकिन ये बनने की आयु तक की कैलकुलेशन नहीं कर सकती। और हालांकि ज़्यादातर मामलों में यूरेनियम डेटिंग जो है इससे पृथ्वी की आयु निकाली जाती है, पृथ्वी की। पोटेशियम आर्गन डेटिंग से क्या निकाली जाती है? प्राचीन चट्टानों की आयु। और कार्बन डेटिंग से आपको पता है जीवाश्म की आयु निकाली जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी कि आइसोबार उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आइसोबार होते क्या हैं। तो देखिए आइसोबार उनको कहते हैं जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे इनके, लेकिन मास नंबर जो होता है, मास नंबर ये सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले ले तो आर्गन और कैल्शियम, कैल्शियम का मास नंबर 14 40 और आर्गन का भी 40, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का होता है 20। ये कन्वेंशन है, ऐसे ही लिखा जाता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर को किसी भी नोटेशन में। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। देखिए अल्फा किरण आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, गामा किरण निगेटिवली चार्ज होता है, सॉरी बीटा किरण निगेटिवली चार्ज, और गामा किरण जो है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो देखिए अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये दो समभारिक हैं। अगर कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इसका एटॉमिक नंबर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर के स्थान पे 18 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ 18 आ जाएगा
ये और ये सेम तरीके से वर्क करने लगेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब इमिशन होता है तो क्या होता है, संभारिक का निर्माण हो जाता है, आइसोबार उत्पन्न हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि बीटा जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो आई होप कि आप आंसर पे पहुंच जाएंगे कि किसके उत्सर्जन से आइसोबार उत्पन्न होंगे, तो वो बीटा किरण होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है कि वो किसी हाल में अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो उस कंपाउंड या उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो उतना ही कांस्टेंट रहने की संभावना है। तो आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, वो होती है फ्लोरीन की। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एनटीपी पर 44 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? एनटीपी बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, इस पे जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो एनटीपी पर 1 मोल का जो होता है, 1 मोल एनटीपी पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, 4 लीटर। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 44 ग्राम CO2 में कितने मोल CO2 हैं। तो CO2 का आप मोलिकुलर वेट निकालिएगा। कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो 2 गुना 16 यानी कि 32, तो 12 प्लस 32 यानी कि 44। और मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 44। तो इस केस में हमारा मोल कितना है? हमारा मोल है 1 मोल, और 1 मोल पे हमने देखा कि वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22.4 लीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण कहलाता है। देखिए, जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों को मिक्स करके डाला जाता है। तो एक बार हम जल्दी समझ लेते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है क्या। देखिए, ये दोनों आइसोमर हैं, और आइसोमर कहते हैं, आइसोमर उनको कहते हैं कि उनमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन का अगर आप फार्मूला लिखिएगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा, तो ये C यानी 4 कार्बन एटम, और इसके साथ 3 ये 3 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। लेकिन इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, उसमें क्या होता है कि ये C यानी कार्बन कार्बन के एटम जो है वो लगातार एक लंबी लाइन में नहीं होते हैं। जो चौथा कार्बन है वो उठ के दूसरे कार्बन के साथ दूसरे कार्बन पर अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कौन सा? आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। और आइसोमर किसको कहते हैं? वो सेट जिनमें, मतलब वो दो एलिमेंट्स का सेट जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आपने देखा कि नॉर्मल ब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है और आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है, केमिकली भी और फिजिकली भी। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं। तो फिलहाल हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलपीजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म चुनिए जो एनटीपी पर समान अवस्था में पाए जाते हैं। तो समान अवस्था पर एनटीपी पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ब्रोमीन और मरकरी, ये जो है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने में कच्चे माल के रूप में साधारण नमक का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, हम एक बार इन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमको ये पता है कि साधारण नमक में Na यानी कि सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इन तीनों ऑप्शन में जिसमें भी हमको सोडियम दिख जाए या क्लोरीन दिख जाए, तो हम ये इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि ये नमक से बनेगा। और जिसमें ना सोडियम दिखेगा ना क्लोरीन दिखेगा, तो हम जान जाएंगे कि उसको बनाने में नमक का प्रयोग नहीं हो सकता। तो एक बार देखते हैं
विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ClO2। ठीक है, ये फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। आप देख रहे हैं कि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं खाने का सोडा। खाने के सोडे को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फार्मूला है NaHCO3। इसमें सोडियम लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है हाफ H2O। इसमें देखिए, इसमें ना आपको क्लोरीन दिख रहा है और ना ही सोडियम दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस ऑफ प्लास्टर। आगे चलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाते हैं और स्टील में कितना कार्बन मिलाना है इसका एक डायग्राम बना हुआ आता है जिसको आयरन कार्बन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि कितना कार्बन डालेंगे और यहाँ पे हार्डनेस रहती है, कितना कार्बन डालेंगे तो कितना हार्डनेस मिलेगा। ये इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है आयरन कार्बन डायग्राम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। लगे हाथ हम ऑप्शन बी, सी और डी को भी देख लेते हैं कि इनसे क्या होता है। देखिए, क्रोमियम और निकेल, ये दोनों, इन दोनों का काम है कि ये कोरोजन यानी कि रस्टिंग जो होती है उससे क्या करते हैं, बचाते हैं। मैंगनीज का क्या काम है, मैंगनीज जो है ये भी हार्डनेस देता है, हार्डनेस, लेकिन ये कार्बन से कम देता है और करता क्या है, एक बुराई इसमें ये है कि ब्रिटलनेस बढ़ा देता है। ब्रिटलनेस कहने का मतलब है कि पटक दीजिए तो टूट जाए कोई भी चीज़। जैसे ईंट बहुत हार्ड होती है बट उतनी ही ज़्यादा ब्रिटल भी होती है, उसको एक बार पटक दीजिए फट से फूट जाएगा। तो मैंगनीज जो है वो ब्रिटलनेस बढ़ाने लगता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। सिलिकॉन का कुछ कोई मतलब खास नहीं है, ये स्लैग घटाता है जब आयरन बनता रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर किसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, हवा में जब सिंदूर को गर्म करते हैं तो ये मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी। और यहाँ पे आपको पता है सिंदूर का जो फॉर्मूला है वो दो होता है, एक होता है HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड, और ये कलर में रेड होता है। तो यहाँ जिस सिंदूर की बात की जा रही है उसी की बात की जा रही है। और एक होता है लेड टेट्राऑक्साइड Pb3O4, ये पीला वाला सिंदूर है, पीला वाला। तो शायद आम बोलचाल के भाषा में कीमिया सिंदूर और भखरा सिंदूर ऐसे बोलते हैं, पता नहीं किसको कीमिया कहते हैं किसको भखरा, लेकिन ये दो जो कंपाउंड हैं ये सिंदूर के तौर पे काम करते हैं, HgS और Pb3O4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। देखिए, धातु यानी मेटल्स का जब ऑक्साइड बनता है तो ये कैसे होते हैं, ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं यानी कि क्षारीय नेचर के। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, नहीं, ये गलत है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये बिल्कुल सही है। और लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, ये भी गलत है क्योंकि लिथियम बाइकार्बोनेट का जो यूज है वो मूड ठीक करने में होता है। मूड ठीक करने से मतलब है कि ये न्यूरो जो जनरेटिव डिजीजेज होती हैं, दिमागी असंतुलन, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है ताकि मूड को जो ये क्या करे, स्टेबलाइज कर दे। तो ये गलत है। सही कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपको मिलाना है कि केमिकल नेम और कॉमन नेम। तो देखते हैं, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4
इसको एप्सम साल्ट बोला जाता है, एप्सम साल्ट। और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको कहते हैं नीला थोथा, नीला थोथा। तो हमारा आंसर है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो रेडियोधर्मी जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो है ट्राइटियम, ऑप्शन सी। प्रोटियम जो है इसको हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं, ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन 2 बोला जाता है और ट्राइटियम को हाइड्रोजन 3 बोला जाता है। हाइड्रोजन 1 यानी कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन 2 में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन 3 यानी ट्राइटियम जो कि एक रेडियो एक्टिव है, इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो हम इसको देख लेते हैं। एक हम एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम से। तो अब देखिएगा कि NaCl यानी नमक और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसको जब बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया। आप देख रहे हैं कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक का रिएक्शन कराते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि बार बार कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो बालों के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है, इसका फॉर्मूला है H2O2, और ये पेल ब्लू यानी कि हल्के ब्लू कलर का क्या है? लिक्विड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी सही आंसर है। और इसका यूज कहाँ होता है? परमानेंट हेयर डाई, यानी जो बालों को कलर करते हैं तो परमानेंट हेयर डाई बनता है किससे? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कार्बोरंडम किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरंडम जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। और ये कहाँ यूज होता है? सिलिकॉन कार्बाइड के वेरियस यूजेज हैं। कार क्लच में इसका यूज किया जाता है, कार क्लच बनाने में। उसके बाद जो आपने देखा होगा फाउंड्री यानी जहाँ पे लोहारगिरी का काम होता है, लोहा वगैरह पिघलाते हैं, वहाँ पर जो क्रूसिबल एक बर्तन होता है, बर्तन जिसमें रख के चीज़ें पिघलाई जाती हैं, वो क्रूसिबल जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड का बनता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यूज इसका सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर बनाने में। और बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होता है, यानी जैकेट जो बनती है बुलेट प्रूफ, उसमें भी सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 से हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी शुरू हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 56 से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के डिस्कशन को शुरू करते हैं।